सामने हैं आज फिर हम इंटर्नशिप का जो आज वो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पे, जो बच्चों का डिसऑर्डर होता है। और इसको इससे पहले हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कवर किया है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बाद आज हमारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, जिसको ग्लोबली डेवलपमेंटल डिले में भी ऐड किया जाता है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लर्निंग डिसऑर्डर्स में लैंग्वेज डिसऑर्डर, फिर स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, स्टटरिंग जिसको कहते हैं स्टटरिंग, ठीक है। तो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, प्रैग्मेटिक भी कहते हैं इसको, और उसके बाद अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो आज हम इसको जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी आज कोशिश करूंगी कि मैं स्टार्ट करूं, लेकिन अगर इसका हमें टाइम ना मिला तो फिर हम इसको डिटेल से कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा एक अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला में जितने भी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स की टाइप्स हैं उनको हमें डिटेल से पढ़ना है। तो हो सकता है कि आज हम इसको शामिल ना करें, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लास में इसे ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि इसके बाद जो अटेंशन हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को की आउटलाइन करते हैं, बेसिकली ये होता क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। एक्चुअली ये होता है कि कुछ बच्चे हमारे पास जब आते हैं, माएँ उनको लेकर आती हैं तो वो कहती है ये बोलता नहीं है, या ये बात नहीं करता। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो बात क्यों नहीं करता, वो क्या वजूहात हैं। पहले आपने हिस्ट्री टेकिंग ले ली, आपने मदर से उसकी डेवलपमेंटल डिलेज पूछ लिए, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो बोल नहीं रहा ये इसका डेवलपमेंटल डिले है, माइलस्टोन डिले है, या फिर ये स्ट्रेस की वजह से है, एंजाइटी की वजह से, उसके ईयर्स, उसकी उसकी उम्र और उसके मसाइल के लिहाज से आपने डायग्नोसिस करना है। क्योंकि कम्युनिकेशन वो क्यों नहीं कर रहा, उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। जब हम इसको डिफरेंशियल्स में पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि कम्युनिकेशन बच्चे 2-3 वजह से नहीं कर रहे होते। या तो वो किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, या वो फिर अब्यूज की वजह से हुआ है, या फिर वो एंजाइटी है उनको पेपर्स की, एग्जाम्स की, पढ़ाई की, या उनको उनकी डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक खास किस्म के किसी एक खास किस्म का कोई वर्ड्स हैं, फोबियाज की वजह से बच्चे जो होते हैं वो टीन एज तक या अडल्टहुड से पहले पहले जो लोग होते हैं उनमें डेवलपमेंटल डिले की बजाय लैंग्वेज डिसऑर्डर आ जाता है, कि उनके कोई लफ्ज उनके पूरे नहीं है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि उसकी वजह जो है वो उसका ठीक हो गया। अच्छा, तो इसलिए लैंग्वेज डिसऑर्डर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास लैंग्वेज डिसऑर्डर को मोबिलिटी आती है, यानी कि बच्चा ऑटिस्टिक है, या फिर हाइपर एक्टिव है, या फिर उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या उसको एंजाइटी है, तो द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टू डायग्नोज। तो आपने अगर साथ में प्रॉब्लम उसको आ रही है लैंग्वेज की, तो उसको भी तो डिफाइन करना है ना, कि वो क्यों उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आपने क्या पढ़ा? इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में है कि परसिस्टेंट डिफिकल्टीज होती हैं ये इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर में, कि वो किस तरह से लैंग्वेज उसने यूज करनी है, और डिफरेंट मोडालिटीज में, मतलब स्पोकन में प्रॉब्लम हो रही है उसको, रिटन में, साइन लैंग्वेज में, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। और ये किसकी वजह से होती है कि उसकी वोकैबुलरी जो है वो रिड्यूस होती है, या उसका जो लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, और जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट होती है डिस्कोर्स में, मीन्स कि वो कनेक्शन नहीं कर सकता डिफरेंट चीजों में, सेंटेंस फॉर्मेशन जो होती है ना वो उसकी ठीक नहीं होती, ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, मॉर्फोलॉजी नहीं ठीक होती, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं होती। ठीक, अच्छा, उसमें ना अब इसमें 2-3 वजूहत हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर में। एक तो ये कि आपकी रिड्यूस वोकैबुलरी होती है, ठीक है। आपकी जो लफ्ज़ों की जो लाइब्रेरी है, जो बच्चे के पास का नॉलेज है वर्ड का, उसको या तो उसके पास नॉलेज नहीं होता, या फिर वो उसका इस्तेमाल नहीं उसको पता होता है। जैसे कि कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो कहते हैं मैं आपसे वाकिफ हूँ, आई एम अवेयर अबाउट यू, आई एम डूइंग दीज थिंग्स। तो उनके पास वो वोकैबुलरी भी होती है, और वो उसका इस्तेमाल भी उनको पता होता है कि कहाँ करना है। तो वो क्यों ऐसा कर रहे होते हैं? क्योंकि उनकी वो जो है
जो बच्चे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, अगर इससे उलट कर लिया जाए कि उनकी वोकैबुलरी भी है और लफ्ज़ों को वो इस्तेमाल करना भी जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं, फैक्टर्स क्या हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स। चलो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बताओ, इसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं? घर में जो है एनवायरनमेंट ऐसा है कि ज्यादा बोला जा रहा है जिसकी वजह से उसकी यस ऑब्वियसली इसको साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी हैं और उसके घर में उसकी जो है वो क्या कहते हैं, मॉडलिंग है, रोल प्ले है, ठीक है। फिर उसके अलावा उसकी लाइफ में एक्सपोजर ज्यादा है। मेंटेनिंग फैक्टर ये है कि उसको उस चीज का एक्सपोजर ज्यादा है। जिस बच्चे को जिस चीज का एक्सपोजर ज्यादा होता है वो चीज वो सीखता है, ठीक है, चाहे वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो या उसकी मेंटल एक्टिविटी हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो भी जुमले बोलेगा वो छोटे छोटे जुमले बोलेगा, लिमिटेड उसके सेंटेंस होंगे और उसकी एंडिंग्स जो हैं वो आपस में शुरू करना और बंद करना, एबिलिटी टू पुट वर्ड्स एंड वर्ड एंडिंग्स टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंस बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड मॉर्फोलॉजी, ये चीज लैक कर रही होगी, ठीक है। वो छोटे छोटे लफ्ज बोलेगा, हाँ मैं आऊंगा, हाँ मैं खाऊंगा, अच्छा ठीक है, ऐसे करके छोटे छोटे लफ्ज बोलेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। अच्छा, इस चीज से मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो, आपने कभी देखा है कि हमें जब हम 3-4 क्लास में जाते हैं तो हमें उर्दू में तशरीहात कराई जाती है। हमें उर्दू के और इंग्लिश के जो लिटरेचर है, उर्दू का और इंग्लिश का लिटरेचर, उसमें जो है वो नज़में, गजलें जो भी हैं उनकी तशरीह करने को क्यों कहा जाता है? बड़ा गुस्सा चढ़ता है ना, क्यों करा रहे हैं हमसे? और सेंटेंसेस बनवाए जाते हैं, क्यों करवाते हैं? वो इसकी रीजन यही है कि ताकि पता चलता है कि आपकी वो, जब बच्चे ये कहते हैं हमने उर्दू पढ़ के क्या करना है, हमने इंग्लिश पढ़ के क्या करना है, तो ये करना होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, वोकैबुलरी आती है, इमेजेस जहन में ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, वर्ड को शुरू कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है। जो बच्चे छोटी क्लासेस में तशरीह करना अच्छा सीख जाते हैं, यानी कि एक चीज को मंजर कशी करना है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, या आपके सामने मंजर, इसको बताओ इसमें कौन कौन से रंग हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, तो डाइवर्सिटी के साथ जब बच्चे इस चीज पर डिस्कशन करते हैं तो उनकी लैंग्वेज एबिलिटी बढ़ती है, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, टेंस का स्ट्रक्चर उनके अंदर ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब अगला है इम्पेयरमेंट इन डिस्कोर्स एबिलिटी टू यूज वोकैबुलरी एंड कनेक्ट सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, स्टोरी कैसे तरतीब देनी है, पिछले से आपको सवाब को अगले के साथ कैसे जोड़ना है। तो जब ये वाली चीजें बच्चों के अंदर डिस्कोर्स नहीं मौजूद होगा तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर में फॉल करता है कि बच्चे से स्टोरी नहीं बयान की जा रही। हम ऐसे बच्चे को डायग्नोसिस कैसे करते हैं? माँ तो बता दी कि ये ना बहुत थोड़ा थोड़ा बोलता है, ऐसे ऐसे ही, लेकिन आपने कैसे चेक करना है? आपकी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जब बोलेगा, इसमें लिखा है कि वो थोड़ा ज्यादातर ना पास्ट टेंस यूज करेगा, मैं गया, मैं आया और इस तरह की चीजें। और जो है ना वो उसकी जो साइंस है, देखो बच्चा, बात ये है, जब आपने एक तो आपकी फॉर्मल असेसमेंट होती है, जो इनफॉर्मल असेसमेंट है ना, उसमें एक बहुत अच्छा टिप है, टेक्निक है, वो ये कि आपने पेशेंट से कहना है कि ना बेटा आज आपने सारा दिन क्या किया मुझे बताओ। तो वो सुबह से शाम तक कुछ ढंग से नहीं बता पाएगा, ठीक है। या फिर आप उसको कहो कि आपको कोई स्टोरी आती है, तो वो कहेगा स्टोरी, और कोई स्टोरी अगर आती है तो वो स्टोरी बताने की उसको मुश्किल हो रही होगी, ठीक है। कोई, जैसे हम बचपन में स्टोरियां पढ़ते हैं तो जिन बच्चों की स्ट्रांग एबिलिटी होती है वो बहुत स्टोरियां सुनाते हैं, मिला मिला के, लेकिन जिन बच्चों के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती या डिसऑर्डर होता है तो वो स्टोरी के 2-4 अल्फाज होते हैं, उनको स्टोरी नहीं बनानी नहीं आ रही होती, ठीक है, वो खत्म हो जाती। 2 ईयर के बच्चे जो है ना, उनके अंदर एबिलिटी थोड़ी होती है क्योंकि अभी स्टोरी मेकिंग नहीं आ रही होती। लेकिन 3 और 4 ईयर के बच्चों के अंदर, अगर वो नॉर्मल एज के बच्चे हैं, एवरेज IQ के हैं या अबव IQ के हैं, तो वो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाएंगे, खुद से बनाने बैठ जाएंगे, वहां गए, ये खाया, अच्छा फिर ये हुआ, फिर वो, बहुत लॉट ऑफ वर्ड्स उनके पास होते हैं। लैंग्वेज एबिलिटीज आर सब्सिक्वेंटली एंड क्वांटिफिकली बिलो दीज एक्सपेक्टेड ऑफ एज, ठीक है। और फंक्शनल लिमिटेशन होती है, कम्युनिकेशन और सोशल
पार्टिसिपेशन उनकी कम होती है, वो अपनी चेयर से उठ के टीचर के पास अपनी जाके मसला नहीं बता पाते। ठीक है, तो अच्छा, मुझे ना कल भी एक पेशेंट ने कल भी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि आपने जो है ना वो असेसमेंट टूल के बारे में नहीं बताया, जो कि बच्चों के असेसमेंट टूल्स होते हैं। वो हम बात करने लगे थे, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त हमने मिस कर दिया। तो असेसमेंट टूल्स जो है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, लैंग्वेज डिसऑर्डर के सबसे जो बेसिक टूल है हमारा, वैसे तो लॉट ऑफ हैं जो कि हमने यूज करने होते हैं डिस्लेक्सिया और लैंग्वेज डिसऑर्डर के, लेकिन जो हमारा बेसिक टूल है जो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, डेवलपमेंटल डिले के लिए यूज करते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के लिए, राइटिंग डिसऑर्डर्स के लिए, जो हम, क्योंकि बेसिकली उसका हमने मेंटल एज चेक करना होता है। ठीक है, मेंटल एज हम चेक करते हैं तो हम आईक्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी आपका आईक्यू टेस्ट है, मिसाल के तौर पे आपका आईक्यू टेस्ट है सीपीएम, ठीक है, चाइल्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, सीपीएम आप यूज करते हैं इनफैक्ट। और इसके साथ साथ आपका जो बेसिक टेस्ट है वो है पोर्टेज गाइड। ठीक है, पोर्टेज गाइड की आपको मैंने फाइल भी भेजी हुई है। पोर्टेज गाइड आपका इंग्लिश में भी यूज होता है और आपका उर्दू में भी यूज होता है। अभी भी मुझे मैसेज यही आया है कि मैडम वो आपने बताया नहीं है। तो पोर्टेज गाइड अगर आपका टिप्स पे है, आपको यूज करना आता है, उसकी स्कोरिंग आपको आती है, तो आपने ऐसे बच्चों का सबसे पहले पोर्टेज गाइड करना है। तो पोर्टेज गाइड करने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि मेंटल एज क्या है, इसको क्या आता है और इसको क्या नहीं आता, किस स्टेज पे ये मौजूद है, तो आपका डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा। डी क्राइटेरिया अब हम पढ़ रहे DSM-5 में, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, पेज नंबर 42 है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज इन द अर्ली डेवलपमेंट पीरियड। ठीक है, और इसका जो ऑनसेट होगा वो अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में भी हो जाएगा। और वो कौन से साल होंगे? क्यों जी? 5 ईयर्स से बिलो होगा तो फिर बिल्कुल वो डेवलपमेंटल में ही शुरू हो जाएंगे। अगर लैंग्वेज डिसऑर्डर 12 साल की उम्र में आ रहा है तो वो क्या होगा? वो फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं है, कुछ और इश्यूज हैं जो उसकी फैमिली में मसलन कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई अब्यूज हो सकता है, एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो सकता है स्ट्रेस वाला। बिल्कुल, तो ये बातें आपने याद रखनी है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर फिर आपने डायग्नोस नहीं करना, और वो पहले पहले ही होता है डेवलपमेंटल। तो सी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। और डी क्राइटेरिया, द डिफिकल्टीज आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू हेयरिंग एंड सेंसरी इंपीडमेंट। ऐसा नहीं है कि उसके कानों से सुनता नहीं है या उसकी जुबान में लुकनत है, ये जुबान उसके मसल स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपके पास 5 साल से छोटा बच्चा आता है और उसको उससे सही बोला नहीं जाता है, लफ्ज नहीं बनाए जाते, तो आपने पहले अपने इंफॉर्मेंट से, उसके घर वालों से, मदर से उससे पूछना है कि आपने कभी इसकी एक्सरसाइज करवाई है, फिजियोथेरेपी आपने, स्पीच थेरेपी आपने करवाई है इसकी, उसके मसल्स के बारे में क्वेश्चंस करना है, उसकी फिजिकल असेसमेंट के बारे में आपने पूछना है। तो वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हमने करवाया, या फिर वो बताएंगे कि हमने कुछ अर्सा फिजियोथेरेपी कराई थी या स्पीच थेरेपी करवाई थी। तो ऐसे लैंग्वेज डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं उनकी ना ज्यादातर स्पीच थेरेपी भी होती है, क्योंकि उनके मसल्स पीछे से या आगे पीछे से, मिसाल के तौर पे वो कैसे आपको पता चलेगा कि मसल्स वीक हैं लेकिन ये इसके अंदर कैपेबिलिटीज है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लिनिक में आपने बच्चों को असेस करने के लिए उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जरूर लिखनी है। स्ट्रेंथ्स में जब आप लिखेंगे कि एबिलिटी टू टॉक, कैपेबिलिटी टू टॉक, लेकिन वीकनेस ये है कि स्पीच थेरेपी नहीं हुई इसकी। ठीक है, तो स्पीच थेरेपी जब होगी तो उसके अब फिर गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर इसका मतलब है कि बच्चा खुद नहीं बोलना चाह रहा, या उसके अंदर एबिलिटी कैपेबिलिटी थोड़ी है, आईक्यू की कमी है, बिलो एवरेज आईक्यू है, इस वजह से नहीं वो बोल रहा, या उसका फिर आपको बाकी फिल्टर हो जाएगा कि अच्छा इनका एक्सपोजर नहीं है, अच्छा इन वर्ड्स का एक्सपोजर नहीं है, घर में माँ बाप इसके सामने ज्यादा बात नहीं करते ये। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बहुत जरूरी है बात करने के लिए, वो ये है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ आपको डायग्नोसिस में पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो हर वक्त फोन देखता है। तो फोन, और वो भी मदर्स जो है ना वो आवाज ऐसा कर देती हैं कि शोर होता है, इसलिए आवाज कम आवाज में फोन देखते रहे। तो वो जब स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है बच्चों में तो लैंग्वेज डिसऑर्डर बनता है। 2 साल के बच्चों को जब आप फोन पकड़ा देते हैं तो उनको बोलने का मौका कम मिलता है,
और वो बस सुनते रहते हैं और बात का मदर फोन का आवाज बिल्कुल स्लो कर देती हैं, तो वो उनको जुमले सुनाई नहीं देते। जब उनको जुमले सुनाई नहीं देते, वो सिर्फ पिक्चर्स देखते रहते हैं, उनको समझते रहते हैं। तो वो फिर एनवायरनमेंट में भी वो यही चाहते हैं कि इशारों की जुबान से ही काम समझ में आ जाए, तो वो कम बोलते हैं फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल करें और उसको टीवी पे कन्वर्सेशन ऐसी लगा के दें, या ऐसे कार्टून्स या ऐसे चीजें लगा के दें जिनके साथ वो वर्ड्स की वोकैबुलरी सीखे, तो फिर वही सोशल मीडिया और वही प्लेटफॉर्म उसके लिए पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बताना जरूरी है कि ये सेंसरी इम्पेयरमेंट और हियरिंग अगर बच्चे के अंदर है तो उसको पहले सॉर्ट आउट करना, उसको डायग्नोसिस करना पहले जरूरी है, बताना कि भाई अच्छा हमें ना, जब हमने अमीन मकतब में की थी इंटर्नशिप, तो हमें हमारे सुपरवाइजर्स ने ना एक कार्ड दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपका बच्चा ये वाले काम कर रहा है या उसकी हेयरिंग, तो आपने पहले उसकी हेयरिंग चेक करनी है। उसको उस मिसाल के तौर पे साइड पे आपने ये ऐसे किया है, ठीक है, तो वो अगर उसको पॉइंट करता है, देखता है, अगर उसकी आईज का कुछ इशू है, तो उन्होंने हमें ये कार्ड्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये बेसिक कार्ड्स हैं, ठीक है, जो है ना आप बच्चे को आपने पूछना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका लेफ्ट है कि राइट की तरफ है, ठीक है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये छोटी आई साइड के लिए, ठीक है, नजदीक की आई साइड के लिए, कि आपने नजदीक से उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो अगर इस तरह का आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो, मार्कर के साथ एक बोर्ड बना के रख सकते हो, इससे ये होगा कि आपको पेशेंट को ये नहीं कहना पड़ेगा भाई मुझे नहीं पता, आप पहले चेक करवा के आए, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता चल जाएगा कि पेशेंट की आईज नहीं ठीक है, आईज का कोई इशू है, तो फिर आप इसको कहोगे देखें इसका इशू असल में ये आ रहा है, तो पहले आप इस इशू को रिजॉल्व करा के लेके आए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पेशेंट है, उसकी आईज पिछले दिनों उसको बहुत मोटी ऐनक लगी हुई है, तो पिछले दिनों वो बहुत गौर गौर से देखता था चीजें, जब उसके सेशंस में कंडक्ट करती थी तो चीजें उससे, और वो चिड़चिड़ापन आता था, उसको गुस्सा आता था क्योंकि उसको चीजें अच्छे से नहीं कैरी हो रही थी। तो मैंने फौरी तौर पे उसकी मदर को बुलाया था और मैंने बोला कि इनका ना पहले आई साइट दोबारा एक बार रिव्यू करवाएं और इसकी जो है ना ये ग्लासेस, इसके शीशे के नंबर चेंज करवाएं, क्योंकि ये इरिटेट हो रहा है बार बार, ये चीजों को फॉलो अप नहीं दे रहा। तो उसको बताना तो आ नहीं रहा था, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बताना तो उसको आ नहीं रहा था कि असल में मुझे दिखाई सही नहीं दे रहा, लेकिन उसको गुस्सा करना आ रहा था, इरिटेशन उसके मिजाज में आ रही थी। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ना, हेयरिंग और सेंसरी इम्पेयरमेंट, मोटर डिसफंक्शन, अगर आपने मसल्स चेक किए तो आप पेशेंट के मसल्स अच्छे से चेक कर सकते हैं कि उसकी ग्रिपिंग असल में आ क्यों नहीं रही। सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट होते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, सेरेब्रल पैल्सी होती है, उनके मसल्स कुछ वीक होते हैं, लेकिन उन मसल्स का उनके साथ क्या ताल्लुक है, उसकी वजह से लैंग्वेज जो डिसऑर्डर होता है वो इसमें एट्रीब्यूटल नहीं होता। लैंग्वेज डिसऑर्डर अलग है, ठीक है, मसल्स का खींचने से लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं होता, उसमें फिर स्पीच थेरेपी होती है। स्पीच थेरेपी जब हो जाती है तो मसल्स के जो है ना, फिर आपकी वोकैबुलरी आपने बढ़ानी होती है, सेंटेंस मेकिंग, वोकैबुलरी और वर्ड्स का नॉलेज और डिस्कोर्स आपका, यानी कि आपके कंटेंट सेंटेंसेस का, वो आपके पास है या नहीं है। जब आपने बात करनी है तो आपके पास कंटेंट कहाँ से आना है, ठीक, तो तब जाके लर्निंग डिसऑर्डर डायग्नोसिस होता है। अच्छा, अब इसमें ये जो है ना डेवलपमेंटल एंड कोर्स, इसको जरा रीड करें। Language acquisition is marked by changes from onset in toddlerhood to the adult level of competency that appears during adolescence. क्या मतलब है इसका? ये भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आई है वो बचपन में आई है, लेकिन अपीयर जो है वो एडोलेसेंस में नजर आना शुरू हुई है। इसका ये मतलब है कि टोडलरहुड में या फिर उसके छोटे जब वो बच्चा था, डेवलपमेंटल एज में था, तब उसमें प्रॉब्लम्स आई, मार्क्ड चेंजेस थे, लेकिन घर वालों ने महसूस किए या फिर उसने महसूस नहीं किया, एनवायरनमेंट में वो पलता बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही वो एडोलेसेंस में गए तो उसकी कॉम्पिटेंसी, जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है ना, तब जाके नजर आई कि उसको तो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आपने जब हिस्ट्री बनी, जैसे हमने पीछे बोला कि डेवलपमेंटल डिले में ही सारा कुछ होना चाहिए, तब क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो क्राइटेरिया उसका डेवलपमेंटल में ही पूरा हो रहा है,
ठीक है। लेकिन साइड इफेक्ट्स उसके जो है, जो सारी जो रिजल्ट्स हैं वो कब पूरे नजर आए हैं, एडोलेसेंस में नजर आए हैं। तो जब एडोलेसेंस में वो नजर आएंगे तब आपने पेशेंट की मदर से, इंफॉर्मेंट से पूछना है। जब आपने हिस्ट्री पूरी लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में से नजर आ रहा है सारा, ठीक है। टोडलरहुड से ही इसके पास वोकैबुलरी नहीं थी जी। आगे चेंजेस अपीयर अक्रॉस द डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज, साउंड में, वर्ड्स में, ग्रामर में और नैरेटिव्स, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट और एंड कन्वर्सेशनल स्किल्स, उसमें पता चल जाएगा उसकी चेंजेस अपीयर होंगी। बिल्कुल। इन एज ग्रेडेड इंक्रीमेंट्स एंड सिंक्रोनीज, language disorder emerged during the early developmental period. However, there is considerable variation in early vocabulary acquisition and early word combinations. देखो बच्चा, बात ये है कि जैसे कि हमारे मुआशरे में स्कूल क्लासेस ग्रेड्स तरतीब दिए हुए हैं, इस क्लास के लिए ये किताबें होंगी, इस क्लास के लिए ये वोकैबुलरी होगी, 3 क्लास के बच्चों के लिए 3 क्लास की होंगी, 5th क्लास के बच्चों की नहीं होंगी। मेंटल एज के हिसाब से, क्योंकि बायोलॉजिकली तकरीबन बच्चे एक जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अबव एवरेज बिलो एवरेज आईक्यू लेवल होता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता। जितना अगर ज्यादा डिफरेंस हो तो क्या होता है कि एक बच्चा 1 साल में 2 क्लासें कर लेता है। मदर्स बच्चे कहते हैं जी ये कर सकता है तो इसको करवा लो, ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है तो उसको फिर मदर्स अगर फादर सपोर्टिव हैं तो उनको किसी ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहाँ पे जरा अच्छे ज्यादा आईक्यू लेवल के बच्चे पढ़ते हैं और वो उन पर कॉम्पिटेंस हो जाता है। लेकिन अगर आईक्यू बिलो एवरेज है या फिर उसको लर्निंग का कुछ इशू है, स्लो लर्नर है, तो फिर ऑब्वियसली माँ बाप जो है वो स्कूल से हटा के उसको थोड़ा से लाइट वेट के स्कूल में डाल देते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि बुक्स का चेंजेस होता है, बुक्स का और पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होता है। अब ये है कि कुछ स्कूलों में जो है वो जो है ना वो ईयरली पेपर लिए जाते हैं, कुछ स्कूल में सेमेस्टर सिस्टम होता है, कुछ स्कूल में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, यानी कि जैसे कि ओ लेवल्स ए लेवल्स होते हैं, कुछ स्कूल में सिर्फ याद करके लिखना होता है। एक स्कूल मैंने ऐसे देखा है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप सब कुछ बना होता है, नर्सरी KG 1, 2 और 3 क्लास तक, 4 क्लास तक ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें बनी हुई, उसको फिलअप करना है बस, और जी फर्स्ट आ गया बच्चा, ठीक है। तो इसलिए उसमें और भी आसान है। तो बच्चों में डिफरेंस होता है कि उन्होंने कैसे करना है, जो जितना कैपेबिलिटी होती है। बात का ये होता है ना, आपने देखा है कि बच्चे को स्कूल में मुश्किल में डाला हुआ है, लेकिन ऐसा केस मेरे पास एक आया था, उसमें साथ स्टटरिंग भी थी। स्टटरिंग क्यों थी? क्योंकि जो स्कूल था वो हैवी था और उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम थी, ठीक है। यूं समझ लें कि बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस सी थी, आईक्यू लेवल बॉर्डर लाइन था, ना अबव एवरेज ना बिलो एवरेज, बॉर्डर लाइन पे थी। तो वो सब चीजें इतनी ज्यादा उसको एब्जॉर्ब नहीं होती थी, उल्टा वो स्ट्रेस बच्ची लेती थी। 15 ईयर्स की बच्ची थी और वो स्ट्रेस लेने की वजह से उसमें स्वेटिंग आ रही थी, उसमें यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लैक ऑफ स्लीप, एपिटाइट लो हो गई है, इरिटेशन आ रही है, गुस्सा आ रहा है, एंगर इश्यूज आ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि पढ़ाई में उसका दिल खत्म हो रहा है क्योंकि उससे पढ़ा नहीं जा रहा। जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई तो सबसे पहले उसको मैंने डिसीजन यही दिया कि देखें, आपको अपने बच्चे को यहीं पे अगर करवाना है तो ये इश्यूज आप फेस करेंगे, या फिर आप उसका फेल होने का इंतजार करें, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से फेल हो रही थी, ठीक है, या लो ग्रेड्स, बहुत लो ग्रेड्स आ रहे थे और वो स्ट्रगल कर रही थी और वो जाके भूल जाती थी वहां पे, ठीक है। तो या फिर आप इसको एक ऐसे स्कूल में दाखिल कराएं जहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाए काम। तो बस फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कोऑपरेट किया और वो जैसे ही उन्होंने स्कूल चेंज किया और छोटी जगह पे, तो वो वहां पे शाइन एंड राइज काम शुरू हो गया उसका, क्योंकि वो पहले से, तो जैसे ही वो शाइन, तो उसके सिम्टम्स भी लोअर डाउन हो गए, चीजें भी लोअर डाउन हो गई। तो इसलिए ये बात ये की है कि सिंक्रोनाइजेज होता है, एज ग्रेडेड, ठीक है, एज और ग्रेडेड। इंक्लूसिव स्कूल हम किस कहते हैं? इंक्लूसिव स्कूल हम कहते हैं स्लो लर्नर्स के लिए, जो उनकी एज के मुताबिक उनको पढ़ाया जाता है। जैसे उस बच्चे को एक चीज वो 1-2 महीने में सीखेगा, लेकिन स्कूल वाले तो एक दिन में भी नहीं सिखाते, वो तो घंटों में सिखाते हैं और आगे से आगे बोझ डलता जाता है, ठीक है। तो एज ग्रेडेड चीजें हमें इनका नजर आ रहा होता है कि एज और ग्रेडेड जो है वो सिंक्रोनाइज इनके नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ी है वैसे वैसे इनका चीजों सिंक्रोनाइज नहीं होगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ये आ रहा है नजर
ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट पीरियड हाउएवर देयर आर कंसिडरेबल वेरिएशन इन अर्ली वोकैबुलरी एक्विजिशन। बचपन में ना असल में माँ बाप ध्यान इतना नहीं देते, वो कहते हैं सिंगल वर्ड बोल रहा है, 2 वर्ड में हाँ बात पूरी कर देता है। असल में गलतियां माएँ करती हैं ज्यादा। माओ को समझ आ जाती है बच्चे को भूख लगी, प्यास लगी, ये मांग रहा है, वो जरा इशारा भी कर देती तो माँ फौरन पहुंच जाती है हर चीज देने के लिए। वो नहीं कहती कि बच्चा जब खुल के इजहार करेगा, बताएगा तो मैं उसको, उसके यहाँ तक के कि माएँ आजकल क्या कर रही हैं कि भूख लगने से पहले ही फीडर तैयार होते हैं। भूख लगने से पहले ही जो है ना वो बच्चे को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसकी ग्रेटिफिकेशन साथ साथ पूरी हो रही होती है। तो वो उसको फिर इस वजह से भी लैंग्वेज थोड़ी सी उसकी कम हो जाती है अगर बच्चे में प्रॉब्लम है तो। अगर बच्चा वैसे ही बहुत शार्प है तो फिर तो आप पूरी भी कर रहे हैं, तो फिर तो जो है ना वो पहले ही उछल कूद हो रही है, पहले ही सारी बातें फटाफट हो रही हैं। ठीक है। By age 4, individual differences in language disability are more stable with better measurement accuracy। तो आपको पता है 4 ईयर का बच्चा मोंटेसोरी में जाता है, प्ले एरिया में जाता है, मोंटेसोरी में जाता है, तो वहां पे डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाता है कि बच्चे की कितनी वोकैबुलरी है, क्योंकि 4 ईयर का बच्चा बहुत बोलता है। 5 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का और 2 ईयर का, ये 3 साल ऐसे हैं जिसमें बच्चों के पास बहुत वोकैबुलरी आ जाती है। तो जल्दी बढ़ रही है, वो हर चीज से सीखते हैं, हर चीज से लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस फौरन नजर आ रहा होता है। 4 ईयर ऑफ एज इज लाइकली टू बी स्टेबल ओवर टाइम। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आती है बच्चों के। पहले 5 साल में वोकैबुलरी का भरमार आता है, माँ बाप से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, और वही अगर वो खामोशी से टैब लेके, मोबाइल लेके ऐसे लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो वो क्या खास सीखेंगे, वो क्या खास सीखेंगे। सेकेंडली ये कि फिर ऊपर से माँ क्या करती है, आवाज बंद कर देती है ना, वो कहती है बिल्कुल स्लो आवाज कर दो, वो सुन भी नहीं रहे होते, वो सिर्फ देख रहे होते हैं, स्टोरी देख रहे हैं, बस स्टोरी देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर उनको आप प्रॉपर तरीके से चीजें सिखाएंगे या फिर उनके साथ कार्टून्स डिस्कस करेंगे, उसकी स्टोरीज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लफ्ज को। हाँ कुछ बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया देखते हैं और वो बहुत तेज हैं, उनकी तेजी ये है कि वो उन्होंने सारे सेंटेंस याद किए होते हैं, सारी पोएम्स याद की होती हैं, उन्होंने टैब्स मोबाइल से ही एबीसी याद कर लेते, इंग्लिश पहले सीखी होती है, सब कुछ सीख लेते हैं वो। उसकी वजह यह है कि वो उन चीज को माइंडफुलनेस तरीके से सुना होता है। लेकिन अगर खाना खाते बस ऐसे पकड़ा दो फोन और कहो आवाज इसकी बिल्कुल म्यूट कर दो और बस तुम ऐसे देखते रहो और तुम खाते रहो और खाते रहो, तो उनकी वोकैबुलरी सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिफरेंशियल्स के बारे में आते हैं। नॉर्मल वेरिएशन इन लैंग्वेज, कैसे इसका डिस्टिंक्शन है? वो नॉर्मल तो यही हो सकता है ना कि उसका वो देखो अगर मुझे अब फ्रेंच नहीं आती, मेरे पास फ्रेंच की वोकैबुलरी नहीं है, रीजनल कैसे हो सकती है, तो वो कल्चरल, रीजनल और बाकी चीजों में फर्क आ जाती है। ठीक है। मेरे पास पंजाबी मुझे बोलनी आती है, इंग्लिश की बात करें तो वो फिर इससे नॉर्मल वेरिएशन इसलिए है लैंग्वेज की। ठीक है। लैंग्वेज कहते हैं जुबान, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जुबान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जुबान इलाकों की फर्क है ना जी, उसकी वोकैबुलरी भी फर्क होती है। हेयरिंग अनदर सेंसरी इम्पेयरमेंट, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से क्या फर्क है इसका? कि उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, वैसे उसको प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती। ठीक। डिफरेंशियल ऐसे करते हैं, साफ उसको बताते हैं। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? एपिलेप्सी है या कोई ऐसे सिंड्रोम्स हैं। ठीक है। तो उससे इसका डिफरेंस ये है कि वो सारा का सारा बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, ब्रेन के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो जाती है, हॉर्मोन्स डिफरेंस हो जाते हैं, तो वो मशीनों से भी एमआरआई से भी पता चल जाती है। ठीक है। लेकिन लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होता है उसके कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं, वो ब्रेन के ऐसे चेंजेस नहीं है जो कि परमानेंट इम्प्रिंट्स हो गए हुए हैं। ठीक। एपिलेप्सी परमानेंट इम्प्रिंट्स हो जाते हैं। लैंग्वेज रिग्रेशन, ये भी एक बात है। लॉस ऑफ स्पीच लैंग्वेज इन चिल्ड्रन यंगर देन 3 मे बी साइन ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आपको पता है ये जो ज्यादातर बच्चे स्क्रीन टाइमिंग करते हैं उनको ऑटिज्म डिसऑर्डर हो रहा है आजकल। मैंने ना एक सिर्फ और सिर्फ बच्चों के डिसऑर्डर पे बच्चों के क्लिनिक में काम किया था। मैंने बच्चों के
क्लिनिक में काम किया था और मेरा काम था असेसमेंट करना। मेरी वहाँ ड्यूटी थी असेसमेंट करने की, टेस्टिंग करने की और टेस्ट तैयार करने की। उसके बाद मुझे सेशंस भी होते थे मेरे, तो वो मेरे साइकोलॉजिकल सेशंस होते थे। तो उसमें मैंने हिस्ट्री मेकिंग करनी है या ये वो, तो उसमें जो मैंने मेजर चीज सीखी थी वो ये थी कि हर दूसरा केस ड्यू टू स्क्रीन टाइमिंग, हर दूसरा केस इज ड्यू टू स्क्रीन टाइमिंग्स। असेसमेंट के दौरान यही पता चल रहा है कि ये, और डॉक्टर साहब जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे वहाँ पे, वो सबसे पहले वो कहती थी हमें डॉक्टर ने कहा है सबसे पहले इसका फोन बंद कर दें, इसका फोन बिल्कुल बंद कर दें। तो 2 महीने हुए हमने फोन बंद किया है, थोड़ी सी बेहतरी आई है। ठीक है, तो स्क्रीन टाइमिंग बहुत यूज होती थी। तो अब इसमें ये फर्क क्या है लैंग्वेज रिग्रेशन में और लैंग्वेज डिसऑर्डर में? यहाँ तो जुबान दबी हुई होती है, रिग्रेस होती है किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम नहीं होता। ये कोमोबिड हो सकते हैं दोनों। कोमोबिड किस किस के साथ है? स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ज्यादातर इनके साथ ही होती है, सबके साथ। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के साथ भी है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ भी है, और बाकी आईडीडी के साथ भी है। ठीक है, सोशल आल्सो एसोसिएटेड विद सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर इज ऑफन प्रेजेंट। ये भी हो अच्छा, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ जब कोमोबिडिटी आती है ना लैंग्वेज डिसऑर्डर की, तो उसमें आपको खासकर पता चलेगा कि घर वाले तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, घर वाले तो बहुत बोलते हैं, घर वाले तो बहुत बातें करते हैं, तो फिर इसने क्यों नहीं सीखा? उसके अंदर वो प्रॉब्लम थी ना, उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर था। अच्छा। लैंग्वेज डिसऑर्डर हुआ है उसको, उसके डेवलपमेंटल डिले थे। हो सकता है कि माँ बाप बहुत बातें करते थे, लेकिन माँ बाप की कजन मैरिज थी जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के बाद कोई ना कोई इशू हुआ, या फिर उसका हाइपोक्सिया हो गया, या उसको जो है ना कोई ब्रेन इंजरी हो गई, कोई इस तरह के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले हो गई ना। देर से उठा बैठा, देर से खाया पिया, देर से उसने अपने सेल्फ काम किए, देर से टॉयलेट ट्रेन, उसकी डेवलपमेंटल ही डिले थी, माइलस्टोन्स ही उसके डिले थे। पैदा वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन उसके बाद पता चल रहा है कि वो तो आई कॉन्टेक्ट नहीं देता। ठीक है, तो इसकी वजह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जब होगा, उसके साथ जब कोमोबिडिटी होगी, तो नजर आएगा। ये आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीजों को डिफरेंशिएट करता है कि a positive family history of speech and language disorder is often present. सही। ठीक है, अच्छा, स्पीच साउंड डिसऑर्डर है आगे। स्पीच साउंड वही है जो लैंग्वेज की तरह सुनने और समझने की सलाहियत है। जैसे कि स्पीच साउंड प्रोडक्शन जो है वो स्पीच इंटेलिजेंसी और वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर रुकावट पैदा करती है, यानी कि उसको बहुत सी चीजें अंदर जाके प्रोसेस ही नहीं हो रही। जो सुनाई दे रहा है वो अंदर प्रोसेस नहीं हो रहा। मैं बोलती हूँ सेब, उसको सेब की पिक्चर दिखाई नहीं दे रही, तो उसको सेब को कैसे प्रोड्यूस करेगा? सेब। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस कॉजेज लिमिटेशन इन अफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट इंटरफेयर्स विद सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट। ये सारी जो है उसकी क्या वजह बनेगी कि फिर वो यहाँ बच्चा बिल्कुल भी बाहर घुले मिलेगा नहीं, बहुत से काम नहीं करेगा, बहुत चीजें इंटरफेयर्स नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर स्पीच की प्रॉब्लम है कि वो साउंड्स को एक वर्ड की प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज इन अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। इसका भी जरूरी बात यही है कि हिस्ट्री में ऑनसेट जो है वो तब हो जाना चाहिए, तब अगर हुआ है तो हम उसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर कहेंगे। लेकिन अगर लफ्ज वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसको सुनाई दे रहे हैं लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर वो कोई और वजह है। अगर डेवलपमेंटल में नहीं आ रहा कोई पीरियड, वो कह रहे हैं बचपन से बोलता था, 7-8 साल तक तो अच्छा खासा बोलता था, बहुत ज्यादा बोलता था, ये था वो था, इसको जो कुछ कहते थे, इसकी स्पीच बहुत अच्छी थी। तो मैंने कुछ ऐसे भी सुना है कि वो बच्चों के बारे में अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बोलना शुरू बोलता था लेकिन एकदम बंद हो गया।
और रीजन पूछे तो वो ये कहते हैं कि इसके सामने कोई ऊंचा बोला है, ये खौफजदा हो गया है जिसकी वजह से इसने बोलना बंद कर दिया। उसकी डिटेल हिस्ट्री चाहिए, ऐसे नहीं हम कुछ कह सकते। उसमें लाजमन कोई और चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं, क्या वजह बनी है, तो उसकी कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो एकदम से क्यों, एकदम से की चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसको कैटर करना पड़ता है, मसला है क्या। हो सकता है पहले हो ना, नोट ना किया हो। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। Difficulties are not attributable or condition occurred such as cerebral palsy, cleft palate, deafness, hearing loss, यानी कि आपकी जो फिजिकल इलनेस है उसकी वजह से स्पीच और साउंड का नहीं है मसला, प्रोडक्शन का। ठीक है जनाब, अब ये आपने पढ़ लिया, ये भी तकरीबन वही कुछ है। डिफरेंशियल इसकी पढ़ लेते हैं, जरा पढ़े। नॉर्मल वेरिएशन स्पीच इसमें है रीजनल, वही जो जैसे पहले बताया है कि रीजनल और सोशल और उसकी वजह से नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, स्पीच साउंड डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या फर्क है? स्पीच साउंड डिसऑर्डर में तो बताया ना कि जॉज की मूवमेंट और ये सारी चीजों का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। और लैंग्वेज डिसऑर्डर में उसकी, अच्छा मैं बता देती हूँ। देखो दो बातें अगर तुम इम्पोर्टेंट आप लोग ध्यान में रखो, तो एक तो लैंग्वेज का मतलब है जुबान, और स्पीच का मतलब है तकरीर, यानी कि पूरी स्पीच। जैसे इस टाइम मैं अब स्पीच कर रही हूँ एक, ठीक है। स्पीच यानी कि मैं बातचीत कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। और मेरी मेरी स्पीच की टोन हाई है, थोड़ी है, कहाँ मैंने इसको छोटा रखना है, कहाँ मैंने इसकी प्रोडक्शन कर रही हूँ ना मैं। स्पीच और साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है मेरे दिमाग से, जिस्म से, सब कुछ मिला के प्रोड्यूस हो रहा है। लैंग्वेज वो सिर्फ जुबान है जो कल्चरली इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ठीक है, उसकी वोकैबलरी, ठीक है। सेब को इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, फ्रेंच में कहते हैं, इटालियन में कहते हैं। वो लैंग्वेज का डिसऑर्डर है, ठीक है, कि ये उर्दू में इसने सही से ये सारी इसको नहीं आती। अब अगर बच्चा भी उर्दू एनवायरनमेंट में रहता है और उर्दू भी उसको बोलनी नहीं आ रही, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर हुआ ना। फ्रेंच में, फ्रांस में लोग रहते हैं और उसको उर्दू की कोई वोकैबलरी नहीं, कुछ उसको बोलना नहीं आ रहा, तो वो नहीं है। लेकिन अगर वहां पे वो फ्रेंच भी नहीं वो पा रहा है, उसकी प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो, बात मतलब लफ्ज की वोकैबलरी नहीं है, उसके पास सामान नहीं है, ठीक है, ये है प्रोडक्शन। वो है लैंग्वेज का सामान उसके पास है, हर चीज है, लेकिन उसको जो है ना वो उसको कन्वे करना नहीं आ रहा। समझ आई कि कोई नहीं, ऊपर से गुजर गई। अच्छा बाकी डिफरेंशियल्स वही है, स्ट्रक्चरल डेफिसिट और हियरिंग, अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ना डिसार्थिया है, डिसार्थिया, स्ट्रक्चरल डेफिसिट। डिसार्थिया किसको कहते हैं? स्पीच इम्पेयरमेंट में बी एट्रिब्यूटेबल टू अ मोटर डिसऑर्डर, मींस कि उसकी जुबान वगैरह की मसल्स का, क्योंकि उसको सेरेब्रल पैल्सी है। सेरेब्रल पैल्सी पढ़ा हुआ है? सेरेब्रल पैल्सी बेटा मसल की डिसेबिलिटी होती है, मसल स्ट्रेच हो जाते हैं ब्रेन की वजह से, झटके लगते हैं, झटके लगे होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीजर्स। सीजर्स की वजह से, झटकों की वजह से सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है, या फिर बहुत शदीद दवाई की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, बर्थ, पोस्टनेटल, प्रीनेटल की वजह से। कॉजेज बहुत सारी हैं, लेकिन वो मसल्स जो है ना वो स्पैज्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मसल्स अकड़ जाते हैं, उनके अंदर वो ताकत नहीं रहती और वो जिस्म अकड़ाव हो जाता है। यानी कि जैसे बच्चे नहीं ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ऐसे ऐसे, उनकी सेरेब्रल पैल्सी के वो बच्चे होते हैं, सीपी चाइल्ड कहते हैं उसको। अच्छा, सीपी चाइल्ड कहते हैं उसको। तो इन distinctive features of voice differentiate dysarthria from speech disorder. Young children under 3 differentiate may be difficult, क्योंकि वो अभी ग्रो कर रहे होते हैं, उनके बहुत से मसल्स इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं दे रहे होते। तो डिसार्थिया न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं, इसमें स्पीच इम्पेयरमेंट होती ही है, क्योंकि उनके मसल्स जॉ के इधर के खिंचे हुए होते हैं, पीछे से जुबान खिंची हुई होती है, एग्जाम करके बोलते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं होती। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सेलेक्टिव म्यूटिज्म वही है जो स्पेसिफिक सिचुएशन में है, जो बच्चा खामोश हो जाता है। स्पीच साउंड ये कह लो कि बोलता ही नहीं है, बच्चा बोलता नहीं है। लैंग्वेज ये कि वो बोलता है लेकिन उसके पास तो अल्फाज ही नहीं है, ज़ख़ीरा नहीं है।
समझ आई अब? जी सही। फ्लुएंसी, स्टटरिंग, स्टटरिंग जरा मुझे पढ़ के सुनाएं उर्दू में, मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे पढ़ के सुनाएं। Stuttering है disturbance in the normal fluency and time patterning of speech that are inappropriate for the individual age and language skill. Persist over time and are characterized by frequent and marked occurrence of one or more of the following: sound and syllable repetition. हकलाना इसको। हाँ, अच्छा आपने ना इसमें गौर ये करना है कि अब उसके पास वोकैबुलरी भी है, वो बोल भी रहा है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो हकला के बोल रहा है, रेपिटेशन है, लफ्जों को आपस में उसको मिलाना नहीं आ रहा, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स नहीं बन रहे, ठीक है, और उसकी रेपिटेशन आ रही है, और प्रोलॉन्ग भी हो रहा है। स्टटरिंग के कॉजेज और ये इस पे हम फोकस करेंगे, डायग्नोस्टिक सारी चीजें। ब्रोकन वर्ड्स हैं, ठीक है, लफ्ज टूटे फूटे बोल रहा है, कुछ ब्लॉकिंग है, साइलेंट ब्लॉकिंग है, मैं जाऊंगा ऐसे करके ब्लॉकिंग हो रही है, लफ्ज अधूरे बोल रहे हैं, ठीक है, और जब बोल रहे हैं तो बहुत टेंशन के साथ बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल के साथ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई, इसमें ये बात नोटेबल है कि कोई ऐसा नहीं है कि इसको मोटर डिसेबिलिटी है, सेंसरी डेफिसिट है, या वो सीपी चाइल्ड है, ठीक है, उसके फिजिकल टेस्ट चीजें सारा कुछ ओके है, लेकिन जब वो बोलता है तो ऐसे कुछ नहीं बोलता है, ना उसकी हिस्ट्री में कोई गर्दन तोड़ बुखार है, ना उसकी हिस्ट्री में जो है ना बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस है, ठीक है, अगर ये है तो फिर उसको पहले आपने वो देखना है पहले, बाकी वही कुछ है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोस्टिक फ्रैचेज में ये वही है, एसोसिएट फीचर्स में डेवलपमेंटल एंड कोर्स में भी वही चीज़ है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स वही है कि आपकी ये जेनेटिक्स में चीज़ें चली आ रही होती हैं, मिसाल के तौर पे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप इंडिविजुअल विद चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी इज मोर देन 3 times रिस्क जनरल पॉपुलेशन। अगर बहन भाइयों में माँ बाप में कोई इस तरह का प्रॉब्लम था तो वो आगे चलेगा, लेकिन आपने सर ये जरूर चेक करना है कि भाई घर में किसी को नहीं था तो ये क्यों स्टार्ट कर रहा है, तो फिर आपने उसकी वजह, अगर आपकी कॉजेज अच्छी होंगी, अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा होगा, अगर आप, तो फिर आप देखो मिसाल के तौर पे अगर मेरा पाइप कोई लीक कर गया है घर में, तो उसकी वजह ये है कि उसके अंदर तेजाब डाल रहे हैं बार बार, ठीक है, तो फिर हम क्या, अगर हमें कॉज अच्छा पता होगा तो हम प्रिवेंशन भी अच्छी देंगे, फिर हम कॉज एंड इफेक्ट को पकड़ेंगे हम, ठीक है, कि जो कॉज कर रहा है उसी की अफेक्शन को हम खत्म करेंगे, कॉजेज को बंद करेंगे तो मसले का हल निकल आएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये गाड़ी की चीज खराब हो रही है क्योंकि इसके पेच नट ढीले हुए, तो हम गाड़ी को किसी के पास लेके जाएंगे या फिर हम क्या करेंगे, हम पेच नट ही टाइट कर देंगे। तो अगर हमें कॉजेज अच्छे आते होंगे तो हम फिर इलाज भी अच्छा करेंगे। तो साइकोथेरेपी ना बेस करती है कॉज पे। थेरेपीज जब आपने बच्चों की करनी है तो आपने कॉजेज को पकड़ना है, उस कॉजेज को ही आपने एलिमिनेट करना है, तो सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। अब पता चल रहा है कि ये चीज कॉज का बाइस बन रही है, इस चीज का, तो उसी को आपने खत्म करना है। डिफरेंशियल्स भी हमारे वही हैं कि सेंसरी डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसीज, मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, ये भी हो सकता है कि मेडिकेशन की साइड इफेक्ट है तो वो स्टटिंग डिसऑर्डर ये नहीं है, उसकी वजह यह है कि उसने एक वक्त में ये बहुत सारी दवाइयां खा ली थी, या ये कोई मसला कोई ऐसा कर लिया था, या बास का ऐसा होता है माजरत के साथ कुछ साइकेट्रिस्ट बहुत हैवी मेडिसिन दे देते हैं बच्चों को ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ, हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन को, या फिर ऐसा होता है कि बड़ों को भी कोई ऐसी मेडिसिन दे देती है जिसके साइड इफेक्ट की वजह से ना कुछ अर्सा ना वो कहते हैं हमसे सही से बोला नहीं जाता, हम स्ट्रट करना शुरू हो गए, उसकी वजह मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अपने से नहीं कह रही, ठीक है। और एडल्ट ऑनसेट डिसफ्लुएंसीज, ये भी हो सकता है कि साइड इफेक्ट किसी और मेडिसिन के भी, जरूरी नहीं साइकेट्रिक मेडिसिन के, कुछ और मेडिसिन है जैसे हैवी मेडिसिन खा ली है तो उसकी वजह से भी असरअंदाज हो गया। टोरट डिसऑर्डर जो होता है ना, टिक्स डिसऑर्डर होते हैं, रेपिटेटिव पॉपुलेशन होती है, इसमें ये होता है नहीं मैं गया था, नहीं मैं गया था, वो रेपिटेशन इस वजह से हो रही होती है, वो स्टार्टिंग नहीं हो रही होती। तो टिक्स होता है, टिक्स का मतलब होता है बार बार।
कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आगे है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ये सारा कम्युनिकेशन है जो सोशल पर्पसेस के लिए बाहर जाना, मीट एंड ग्रीट करना, शेयरिंग करना, ठीक है। ये आपका सोशल फोबिया और उसके साथ कोमोबिड हो सकता है, लेकिन ये खुद एक क्राइटेरिया है पूरा, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात क्या है वो अभी हम निकाल के आपको बताते हैं। मिसाल के तौर पे रूल्स, कन्वर्सेशन एंड स्टोरी टेलिंग सच एज टेकिंग टर्न्स इन कन्वर्सेशन। उसकी बारी आती है तो उसमें उसको डिफिकल्टी होती है, अब मेरी बारी आने वाली है। अगर कहा जाए कि चलो अब ये स्टोरी है, इसको अपने अल्फाज में बताओ, तो उसको उसकी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि इसको मैं अपने अल्फाज में कैसे बताऊं, ठीक है। लेकिन सोशल फोबिया में और इसमें डिफरेंस क्या होगा, उसमें खौफ होगा साथ, इसमें साथ खौफ नहीं है, इसमें एबिलिटी उसकी कम है। समझ आ रही है? कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी कम है, वर्बल और नॉन वर्बल। हाँ, उसके अंदर जो है ना कम्युनिकेशन की पावर थोड़ी है, डर और खौफ की वजह से नहीं है। लैक ऑफ एक्सपोजर हो सकता है, उसमें डेवलपमेंटल डिलेज हो सकती हैं, और जो है ना बहुत सारे और वजूहात हो सकती हैं। और इसका जो ऑनसेट है वो भी अर्ली डेवलपमेंट। ये जितने भी डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, इसमें आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल जो करना है वो जरूरी है, वो ये डेवलपमेंटल पीरियड में ही उनके सिम्टम्स नजर आना शुरू हो गए थे कि उससे ग्रामर और ये चीजें उससे बन नहीं रही थी, या ये चीजें उसकी नहीं बन रही थी। लेकिन साथ में ये बताएं कि ये ना हो कि उसको झटके आते रहे हैं और अभी भी आते हैं, उसको एपिलेप्सी है, सेरेब्रल पाल्सी है, ये है, तो इस वजह से उसकी, तो फिर उसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर नहीं है। फिर उसकी वजह से ये भी फैमिली हिस्ट्री होता है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये देखो ना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग अपीयर्स टू इंक्रीज द रिस्क। अगर फैमिली में ये है तो फिर ये रिस्क है कि किसी बच्चे को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होगा। पहले तो डायग्नोसिस ही नहीं होते थे, पता चलता था खानदान में एक पागल था, मेंटल डिसऑर्डर था उसमें, कहते ना लोग हाँ हमारे खानदान में एक ये ऐसे गुजरा हुआ है। पहले तो लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी, वो सीधा ये कह देते थे वो एक साईं बंदा था हमारे खानदान में, फिर दो थे वो, उसके भी दो बच्चे थे ऐसे, उसका पता नहीं होता, उसको पता नहीं होता था, लेकिन वो आगे से आगे इसी तरह ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी साइंस को पता चला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का तो अब ट्रांसफर होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पहले भी लोगों को होते थे, लेकिन डायग्नोसिस तो अब पता चलने लगे ना। पहले लोग कहते थे कि ये बस एमी साइंस है, ये ऐसे ही फिरता रहता है। अच्छा, डिफरेंशियल्स में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से इसका खास फर्क ये है कि उसमें सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट है, ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट है बिल्कुल, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि उससे बोला जा नहीं रहा, लेकिन वो बैठा है एनवायरनमेंट में, लेकिन उसको डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। और अटेंशन हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स के साथ इसका क्या फर्क है, इसमें हाइपर एक्टिविटी है, उसमें हाइपर एक्टिविटी नहीं है। ये वजह नहीं है उसकी, ठीक है। और सोशल एंजाइटी में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें साथ में खौफ का अंसर भी पाया जाएगा, फोबियाज, अवॉइडेंस चीजें, यानी कि बार बार, लेकिन उसमें एक स्ट्रेस का भी एनवायरनमेंट होगा कि जी उसको स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन सोशल प्रैग्मेटिक जो है उसमें सोशल सिर्फ कम्युनिकेशन में उसको इशू आ रहा होगा कि वो बार बार कम्युनिकेशन में जाता है और फेल हो जाता है, या उसको कहता है कि हाँ वो उस कहानी उसको कही है कि कंप्लीट सुनाओ भला, तुम आज ये कहानी तुमने पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी, तो उसको वो कहेगा हाँ ये एक बच्चा था, हाँ वो हो गया, वो बच्चे मतलब ऑड सी आपको वो कहानी सुना देगा, वो कंप्लीट आपको कहानी नहीं सुनाएगा, तो वो कंप्लीट आपकी कम्युनिकेशन उसकी नहीं हुई। और अगर उसको कहीं लिख के दिखाओ, लिख के दिखा देगा वो। हाँ, क्योंकि कम्युनिकेशन लिख के भी जो वो दिखाएगा ना, उसको सही से कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होगा, ये भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि राइटिंग भी कम्युनिकेशन स्टाइल है। अच्छा, इससे थोड़ा सा फर्क कर दें, जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं भाई हमसे ना लोगों से मिला जुला नहीं जाता, लेकिन हमने ना टेक्स्ट पे बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो तो डेवलपमेंटल उसमें आ जाता है ना वो। चलो मैं साथ में 2-3 फीचर्स और बता देती हूँ कि मैं टेक्स्ट पे बहुत अच्छी बात कर लेती हूँ, लेकिन फेस टू फेस मेरे से बात नहीं होती, और फोन कॉल पे भी मेरे से इतनी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मैं टेक्स्ट पे बहुत अच्छा मैं जवाब दे लेती हूँ। अच्छा, सेकंड फीचर ये है कि और तो कोई मसला मुझे ना, मुझे मेरा दिल की धड़कन तेज है, ना मुझे कोई टेंशन है, ना मुझे डर खौफ आता है, लेकिन मैं ऐसी जगहों से अवॉइड करती हूँ जहाँ मुझे ज़्यादा बोलना पड़े,
ठीक है। और मैं काम पे भी जाती हूँ, जॉब भी करती हूँ, नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है। अब लेकिन अगर वैसे जैसे आप कह रही हैं ना टैक्स वगैरह की बात, तो उसमें तो ये होता है कि लोग ज्यादा इस वजह से भी करते हैं क्योंकि उनके आपको आगे नेगेटिव वैल्यूएशन का उसको उनको नहीं होता, तो इसको फिर सोशल एंजाइटी कहते हैं। थोड़े बहुत फीचर्स कह सकते हैं उसके। हाँ, देखो थोड़े बहुत फीचर्स जब आते हैं ना तो वो उनमें दो चीजें डेवलप होती हैं। एक तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, ठीक है, अवॉइडेंस का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, या फिर उनके अंदर सिर्फ फीचर्स मौजूद होंगे, वो डेवलपिंग एज में है कि उनको कोई मसला हो जाए आगे, और उसमें वो क्या है, उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है, ये वाले मतलब के मसले आ रहे हैं उनके अंदर, तो वो बाद में कोई डायग्नोसिस बन सकते हैं। अगर एक बच्चा कहता है कि मैं हूँ तो 30 साल का, लड़का कहता है मैं 30 साल का हूँ लेकिन ना मैं टेक्स्ट पे अच्छी बात कर लेता हूँ, वो होता ये है कि उसको टाइम मिल जाता है उसकी अपनी गलतियां मेंटेन करने का, कि रेज करके दोबारा फिर मैंने ये लिखना है, ये नहीं एक एग्जाम में लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम है, उनको अपनी गलतियों का होता है कि अगर मैं इस तरह बोलूंगा तो मैं गलत बोलूंगा, परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, ठीक हो गया। तो ये हमारे आज डिफरेंशियल्स भी हो गए हैं। मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बहुत कल करवाऊंगी और बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगी क्योंकि ये मैंने अभी नहीं करवा। इसके स्पेसिफाइज हैं, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, किस किस किस्म के हैं, इसको आपने पढ़कर आना है, इसकी असाइनमेंट लेकर आनी है आपने, ठीक है। असाइनमेंट मेरे पास आएगी तो मैंने इसे पढ़ाना है, अटेंशन डेफिसिट की भी, ऑटिस्टिक की भी, ठीक है। ऑटिज्म में जो इसके अम्ब्रेला में फॉल करते हैं वो आपने बना के लेके आने हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पढ़ेंगे और साथ में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो बाकी डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो हमारे एंटी सोशल में काउंट किए गए हैं, बच्चों के डिसऑर्डर 2-3 उसमें डाल दिए हैं, और वो उसको कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर और आईडीडी। तो ये सारे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह तब तक हमें इजाज़त दीजिए। कोई सवाल हो, कोई पूछना हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेंजर पे भी पूछ सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो अगर हमारे पास होगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफिज़।